नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी व्यवस्था। उफ, कितनी व्यस्तता। घर के सारे काम बाकी हैं और मैं अभी से थक गई। घर में प्रवेश करते हुए अनीता मन ही मन बुदबुदाते हुए जीना चढ़ रही थी। दोनों बच्चे उसके साथ ही थे। छोटी बेटी का बैग उसने स्वयं पकड़ रखा था। बेटा अपना बैग अपनी पीठ पर रखे हुए उसके साथ ही जीना चढ़ रहा था। कमरे में पहुंचकर अनीता धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। दोनों बच्चे अपना बैग स्टडी रूम में रखकर अनीता के पास आकर बैठ गए। खेलने कूदने चहकने बोलने वाले बच्चे इस समय चुपचाप बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कुछ देर के लिए कमरे में पसरी खामोशी को तोड़ते हुए अनीता ने कहा, समझ गए ना, जैसा मैडम ने कहा है वैसी ही पढ़ाई करो। बच्चे चुपचाप माँ की बात सुन रहे थे। विप्लव, तुम्हारी कॉपी में स्पेलिंग की कितनी ज़्यादा गलतियाँ थीं। सब कुछ सही लिखने के बाद भी तुम्हारे नंबर कितने कम हैं। सिर्फ स्पेलिंग की गलतियों की वजह से कम नंबर हैं तुम्हारे साइंस में। और तो और 2 सब्जेक्ट में तो तुम मात्र एक नंबर से फेल ही हो गए हो। उसने विप्लव को लगभग डांटते हुए कहा। जिस प्रकार मैं बताती हूँ उस प्रकार तुम क्यों नहीं पढ़ते। अपनी बात पूरी करते हुए अनीता ने बेटे से कहा। उसकी बेटी वैभवी सभी विषयों में उत्तीर्ण थी। क्लास में इस बार उसे 21वीं रैंक मिली थी। वैभवी के इस स्तर से यद्यपि अनीता कुछ खास प्रसन्न नहीं थी, फिर भी उससे कुछ नहीं कहा। विप्लव का परीक्षा परिणाम देखकर उसका मन खिन्न जो था। 11 वर्ष का विप्लव और 9 वर्ष की वैभवी 2 बच्चे हैं अनीता के। आज शिक्षक अभिभावक मीटिंग थी जिसमें बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी दिखाया जाना था। अनीता वहीं से आ रही है। इस समय उसे वहां अपने पति गजेंद्र की कमी महसूस हो रही थी, किंतु ऐसे अवसरों पर गजेंद्र कम ही उपलब्ध रहते हैं। बच्चों की शिक्षा से संबंधित सभी कार्य व मुश्किलें अपने स्तर से वह ही हल करती है। उसके पति गजेंद्र सरकारी महकमे में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। बच्चे शहर के नामचीन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। अनीता भी उच्च शिक्षित व समझदार महिला है, वह गृहिणी है। गजेंद्र कार्यालय चले जाते हैं। कार्यालय जाने से पूर्व वे बच्चों को उनके स्कूल छोड़कर आते हैं। बच्चों को स्कूल से लाने का उत्तरदायित्व तो अनीता पर रहता है। बच्चों को स्कूल से लाना, उनकी ड्रेस बदलना, हाथ मुंह धुलाकर भोजन कराकर कुछ देर उन्हें आराम के लिए कहकर स्वयं भी दोपहर को थोड़ी देर आराम कर लेती है। कभी घर में कोई काम अचानक आ जाता है तो उसे दोपहर को आराम करने का समय भी नहीं मिलता है। शाम को 4-5 बजे के मध्य बच्चों को उठाकर होमवर्क कराना, पढ़ाना, तब पश्चात वह रसोई में जाती है। इस बीच बच्चे कुछ देर टीवी पर अपनी रुचि का कोई कार्यक्रम देख लेते हैं या कभी कभी सामने पार्क में खेल रहे बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। बच्चे छोटे हैं अतः वह उन्हें ध्यान से खेलने के लिए समझाकर भेजती है। उस समय भी वह बालकनी से उन पर दृष्टि बनाए रखती है कि बच्चे साफ सुथरी जगह पर ही खेलें जिसमें उन्हें गिरने या चोट लगने की संभावना न हो। शाम को गजेंद्र आ जाते हैं। उनके लिए चाय व शाम का भोजन बनाने की तैयारियों में वह व्यस्त हो जाती है। उस समय गजेंद्र बच्चों की देखभाल करते हैं तथा उन्हें पढ़ाते भी हैं। बच्चों की देखभाल करने व अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में अनीता व गजेंद्र दोनों ही व्यस्त रहते हैं। उनकी दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। उनकी कॉपियाँ, किताबें, स्कूल डायरी, होमवर्क, रिजल्ट, ड्रेस, जूते, फीस आदि आदि, यही तो है उनका संसार, उनकी खुशियाँ। आज भी बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें नाश्ता कराकर अनीता ने थोड़ी देर टीवी देखने दिया है। बच्चे अपना मनपसंद कार्टून चैनल खोलकर टॉम और जेरी देख रहे हैं। कार्यक्रम देखते देखते वे थोड़ी थोड़ी देर में सहसा हंस पड़ते हैं। विप्लव तो अब तक उदास बैठा था। अनीता ने उसे कम नंबर पाने पर ठीक से मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा था। तब से वह अनमना सा था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग से अब तक फैली उदासी विप्लव के चेहरे से शैनी शैनी गायब हो रही है। कभी कभी उन्मुक्त होकर
वह हंस दे रहा है। विप्लव को हंसता देख वैभवी भी खूब प्रसन्न हो रही है, वरना विप्लव को डांट पड़ने से वह भी अब तक उदास थी। यद्यपि वैभवी को अधिक डांट नहीं पड़ी थी। बच्चों को प्रसन्न देख अनीता को अच्छा लगा, किंतु उनकी पढ़ाई की चिंता भी उसे होने लगी। कहीं अधिक देर तक बच्चे टीवी देखकर समय बर्बाद न करें, अतः वह टीवी के सामने से उन्हें शीघ्र हटाना चाह रही थी। वह जानती है कि आजकल छोटे बच्चों की शिक्षा भी व्यवस्थित व कठिन है। ऊपर से पेरेंट मीटिंग में जब भी कॉपियां दिखाई जाती हैं, उस पर और दबाव आ जाता है। पूरे वर्ष समय कठिन परिश्रम से वह बच्चों को पढ़ाती है, फिर भी न जाने कैसे उनके नंबर कम आ जाते हैं। नर्सरी केजी से ही बच्चों का अधिकांश समय पढ़ने में व्यतीत हो रहा है। बच्चों के साथ उसे भी लगना पड़ता है। वह भी अपनी शाम बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत करती है। जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, वह शाम को बाहर आवश्यक काम होने पर ही निकलती है। उसकी सामाजिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं। नाते रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों से मिलने का समय नहीं मिल पाता। पूरा समय बच्चों की शिक्षा पर देने के उपरांत भी आज स्कूल में कॉपियां दिखाई गईं, जिनमें विप्लव के आशानुरूप नंबर नहीं आए हैं। अनीता ने बच्चों के कम नंबर आने का दबाव अपने ऊपर महसूस किया। स्कूल से आने के बाद से ही वह सोच रही है कि विप्लव व वैभवी को और अधिक परिश्रम से पढ़ाएगी और अधिक समय उनकी शिक्षा पर देगी। शाम को गजेंद्र कार्यालय से घर आए। चाय पीने के पश्चात सबसे पहले बच्चों को बुलाकर आज उन्होंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में पूछा। वैभवी ने कहा, ठीक था पापा, बाकी मम्मी से पूछिएगा। टीचर ने सब कुछ मम्मा को बता दिया है। अच्छा अच्छा, मुस्कुराते हुए गजेंद्र ने बच्चों से कहा। दोनों बच्चे स्टडी रूम में चले गए। चाय पीते हुए अनीता ने गजेंद्र से कहा, वैभवी के नंबर तो ठीक हैं, किंतु इस बार विप्लव के कम नंबर आए हैं। कहते हुए उसने डायरी में नोट कर लाए विषयवार नंबरों के पृष्ठ को गजेंद्र के समक्ष खोल दिया। गजेंद्र ने एक सरसरी दृष्टि उस पेज पर डाली तथा बोला, विप्लव तो पहले अच्छे नंबरों से पास होता था, इस बार न जाने क्या हो गया उसे। अब उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ क्षण रुककर उसने पुनः कहा। गजेंद्र की बात सुनकर अनीता सोच में पड़ गई कि विप्लव अभी 3rd में और वैभवी 1st में है। उनकी पढ़ाई के लिए हम सब अभी से इतने चिंतित हो रहे हैं। वह अपने बचपन के दिनों व उस समय की शिक्षा व्यवस्था को स्मरण करते हुए गजेंद्र से बताने लगी कि बचपन में वह सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। विद्यालय घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, अतः वह अपने भाई बहनों व उस विद्यालय में पढ़ने वाले पास पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ विद्यालय पैदल आया जाया करती थी। तब अधिकांश विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी हुआ करता था, जिसमें पढ़ना व समझना कठिन नहीं होता था। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी। अनीता की बातों का समर्थन करते हुए गजेंद्र ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। हम 6 भाई बहन थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पापा के ऊपर हमारी फीस व किताब कॉपियों के खर्च का बोझ है। अनीता आज अपनी बात कहने को तत्पर थी। हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी सैलरी का अच्छा खासा पैसा उनकी शिक्षा पर व्यय हो जाता है, जबकि बच्चे अभी प्राइमरी कक्षाओं में हैं, गजेंद्र ने कहा। अनीता बचपन की स्मृतियों में खिंची जा रही थी। पढ़ने के पश्चात हमें खेलने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता था। शाम को प्रतिदिन घर के सामने पड़े खाली मैदान में हम सब खेलने जाते थे। तब हमारा शाम का समय खुले आसमान के नीचे खेलों में व्यतीत होता था। बचपन के दिनों का स्मरण करते हुए अनीता ने कहा, आज सब कुछ कितना परिवर्तित हो गया है। पढ़ाई, होमवर्क इत्यादि करने में बच्चों का शाम का समय व्यतीत हो जाता है। मनोरंजन के लिए बच्चे टीवी देखते हैं, फिर भी नंबर कम आते हैं, गजेंद्र ने कहा। हाँ, शारीरिक श्रम वाले खेलों का भी अभाव होता जा रहा है, अनीता ने कहा। इस समय के बच्चे तब के बच्चों से प्रखर बुद्धि के हैं, फिर भी कम नंबर का रैंकिंग में नीचे आने व फेल होने का भय बना रहता है। अनीता ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी की। मम्मी, मेरी हेल्प कर दीजिए, ये सब नहीं कर पा रही हूँ। वैभवी ने स्टडी रूम से ही अनीता को बुलाया। अनीता तीव्र गति से बच्चों के कक्ष की ओर बढ़ गई। अनीता जब भी बच्चों की पुस्तकों को देखती तो उसे ऐसा आभास होता कि बच्चों की उम्र
और उनके ज्ञान के विकास के अनुपात में उनकी पढ़ाई कुछ कठिन है। उन्हें विद्यालयी कोर्स के साथ चलने के लिए उन पर और समय व ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को भी पढ़ने के लिए और अधिक समय निकालना पड़ेगा। वह बच्चों को पढ़ाती रही। रात के 8 बजने वाले थे। बच्चे भी थके व उम्मीदें से लग रहे थे। अभी भोजन भी नहीं किया है, कहीं ऐसा न हो कि ये बिना भोजन किए ही सोने लगे। अतः वह बच्चों से कल का स्कूल बैग ठीक करने के लिए कह स्वयं रसोई में जाकर उनके लिए भोजन निकालने लगी। बच्चे यदि समय पर नहीं सोएंगे तो प्रातः उठने में वह आनाकानी करेंगे। ठीक 7 बजे उन्हें स्कूल के गेट के भीतर हो जाना होता है। बच्चों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें सुलाकर वह वापस रसोई में आ गई। बच्चे लेटते ही निद्रा मग्न हो गए। वे प्रातः बहुत शीघ्र उठते हैं। दिन में भी उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वे थोड़ी देर की नींद ले सकें। एक निश्चित दिनचर्या में जीवन बनता जा रहा है। प्रातः शीघ्र उठकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, उन्हें उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना, उनका टिफिन रखना, इतना सब कुछ करते करते स्कूल की वैन आ जाती है। इधर दोपहर तक घर के कार्यों को करते करते बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। थोड़ी देर के आराम के पश्चात बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क इत्यादि में शेष समय व्यतीत हो जाता है। बच्चों के साथ खेलने या उन्हें बाहर ले जाकर घुमाने का समय मुश्किल मिल पाता है। जीवन की व्यस्तताओं, आपाधापी व उनमें ही खुशियां तलाश लेने के साथ दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। देखते देखते विप्लव 7वीं तथा वैभवी 5वीं कक्षा में पहुंच गई। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी अच्छे तो कभी कम नंबरों से बच्चे उत्तीर्ण होते जा रहे हैं। बच्चों पर पढ़ाई के लिए और समय देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट सी बात है कि कक्षाएं बड़ी होती जा रही हैं। उनके पाठ्यक्रम में पुस्तकें और विषय बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए और अधिक समय निकालना ही पड़ेगा। विप्लव का आउटडोर खेल सिमटता जा रहा है। स्कूल में पढ़ाई के घंटे बढ़ गए हैं, अतः उसकी कक्षाएं देर से छूटती हैं। पहले की अपेक्षा कुछ विलंब से घर आने लगा है। होमवर्क, सेल्फ स्टडी करने में शाम का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कार्यालय से आकर गजेंद्र भी कुछ देर उन्हें बैठकर पढ़ाते हैं। जब आवश्यकता होती है उन्हें मैं पढ़ने में सहायता करती हूँ। इतना समय देने के पश्चात भी हमें लगता है कि हमारी समझ व पकड़ से आज की कक्षा 7 की शिक्षा भी फिसलती जा रही है। पाठ्यक्रम परिवर्तित हो चुके हैं, कुछ कुछ कठिन भी। हमारा पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। अतः मैंने व गजेंद्र ने यह निश्चय किया कि विप्लव के लिए हम एक शिक्षक रखेंगे ताकि उसकी शिक्षा की नींव सुदृढ़ रहे। आगे की शिक्षा भी और भी कठिन होने वाली है। अतः हमने एक शिक्षक रखा जो गणित, विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ा सके और पढ़ाई पर विप्लव की पकड़ बनी रहे। आज प्रथम यूनिट टेस्ट की कॉपियां दिखाई जाने वाली हैं। गजेंद्र ने आज कार्यालय से प्रथम आधे दिन का अवकाश ले लिया है। वर्ष के अधिकांश पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं अकेले ही बच्चों के साथ जाती हूँ। बच्चे प्रसन्न हैं कि पापा भी उनके साथ मीटिंग में चल रहे हैं। गजेंद्र गाड़ी चला रहे हैं। वैभवी भी उनसे बातें किए जा रही है। गजेंद्र भी अच्छे मूड में है। उसकी बातों का हंस हंस कर उत्तर दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विप्लव कुछ चुप चुप सा है। वह गजेंद्र की बातों का सिर्फ हाँ हूँ में उत्तर दे रहा है, खोया खोया सा है। बच्चों की छोटी छोटी बातों पर कुछ कहना या टोकना ठीक नहीं है। यह सोचकर मैं चुप रही। मैं निश्चिंत हूँ कि इस बार विप्लव के नंबर ठीक आएंगे, क्योंकि घर में ट्यूटर से बहुत ही मनोयोग से वह पढ़ रहा है। आज विद्यालय के गेट पर बहुत अधिक भीड़ थी। दूर दूर तक गाड़ियां खड़ी थीं। आसपास के घरों की दीवारों के किनारे किनारे तो गाड़ियां खड़ी ही थीं। उतावलेपन में कुछ लोगों ने घरों के गेट के सामने भी गाड़ी पार्क कर दी थी। यही होता है विद्यालय में जब भी अभिभावक अध्यापक मीटिंग होती है। गजेंद्र ने भी किसी प्रकार गाड़ी पार्क करने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढा और गाड़ी पार्क की। सबसे पहले हमें वैभवी की कक्षा में जाना था, क्योंकि उसकी क्लास मीटिंग का समय विप्लव से पहले था। वैभवी को ठीक ठाक नंबर मिले थे। प्रत्येक विषय में वह उत्तीर्ण थी। रैंकिंग में बहुत से बच्चों से वह पीछे थी। फिर भी मुझे व गजेंद्र को यह सोचकर संतोष हुआ कि वैभवी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हमें विप्लव की क्लास में जाना था। वहां भी कुछ मिनटों में विप्लव का अनुक्रमांक आ गया।
उसकी कॉपियां देखते ही मेरे हृदय में एक टीस सी उत्पन्न हो रही थी। मैंने गजेंद्र की ओर देखा तो उनके चेहरे पर खामोशी पसरी थी। कारण स्पष्ट था कि विप्लव के नंबर ठीक नहीं थे, विशेषकर गणित में, जिसके लिए हमने ट्यूटर रखा था। कॉपियां देखने व कक्षा अध्यापिका से सख्त निर्देश सुनने के पश्चात चुपचाप हम सब विप्लव की कक्षा से बाहर निकल आए। जब भी हम अभिभावक अध्यापक मीटिंग में आते हैं, बच्चों को कॉलेज की कैंटीन में ले जाकर कुछ खिला पिला देते हैं। इस बार भी ऐसा ही सोचकर आए थे, किंतु आज मन कुछ कसैला हो रहा था। अब वो उत्साह नहीं था जो घर से निकलने से पूर्व था। हम वैभवी की प्रसन्नता को कम करना नहीं चाहते थे। विप्लव ने भी कई विषयों में अच्छा प्रदर्शन किया था, किंतु गणित व विज्ञान में नंबर कम होने का कारण समझ से परे था। हम कैंटीन में चल पड़े। बच्चों ने अपनी पसंद की कुछ चीजें मंगवाई। मैं व गजेंद्र अनमनी से बच्चों के साथ बैठे रहे। हाय अनीता, क्या हाल है? हम कैंटीन से बाहर निकल रहे थे कि सहसा पीछे से किसी महिला के स्वर सुन मैं चौंक गई। पलटकर देखा तो वैभवी के साथ पढ़ने वाली सौम्या की माँ थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हालचाल पूछने लगी। हम दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहे। तब पश्चात वो सौम्या को लेकर गेट की ओर बढ़ गई। मैं जानती थी कि सौम्या पढ़ने में कमजोर है। इस बार भी उसके नंबर कम आए हैं। फिर भी उसकी माँ कितनी प्रसन्न लग रही है। कैसे वो प्रसन्न मुद्रा में सौम्या की उंगली थामी चली जा रही है। हम बच्चों को कैंटीन में ले जाकर उनकी पसंद की स्नैक्स आदि खिलाने के पश्चात घर आ गए। रास्ते भर गजेंद्र विप्लव को डांटने के अंदाज में पढ़ने का उपदेश देते रहे। विप्लव सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। मैं चुप रही। विप्लव को इस प्रकार डांट खाते देख वैभवी भी चुप थी, उदास थी। हम सब घर आए। मैं घर के कार्यों में लग गई। गजेंद्र कार्यालय जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गए। उनका भोजन डाइनिंग मेज पर लगाकर मैंने बच्चों के स्टडी रूम में देखा। विप्लव सिर झुकाए मेज पर बैठा कुछ पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर मन द्रवित हो गया। मैंने उसे गजेंद्र के साथ भोजन करने के लिए कहा। बाद में खा लूंगा, कहकर उसने मना कर दिया। किसी प्रकार मैंने उसे वहां से उठाकर खाने की मेज पर उठाया। वह बैठ गया। मैंने देखा कि गजेंद्र ने उससे कोई बात नहीं की। वे चुपचाप खाना खाते रहे। विप्लव भी बिना कुछ बोले खाना खा रहा था। खाने की मेज पर पसरा सन्नाटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अतः मैंने ही बोलना प्रारंभ किया। खाना कैसा है? सब्जी में नमक कम तो नहीं है? आदि आदि वही घिसी पिटी बातें, जिसका जवाब हाँ हूं से अधिक नहीं मिला। गजेंद्र कार्यालय चले गए। बच्चों से मैंने कुछ देर आराम करने के लिए कहा। तब पश्चात मैं भी कुछ देर आराम करने अपने कक्ष में आ गई। आंखें अभी नींद की आगोश में जा ही रही थीं कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। कौन? सौम्या की। फोन सौम्या की माँ का था। उफ, अभी 1 घंटे भी न हुए थे लेटे हुए। आंखें नींद से बोझिल ही थीं कि सहसा फोन की घंटी के स्वर से नींद उड़ गई। फोन उठाना ही था। हाँ बताइए नीना जी, क्या हाल है? उनीदे स्वर में मैंने पूछा। आपने कुछ सुना मिसेस मेहरोत्रा? उनके स्वर में आश्चर्य मिश्रित पीड़ा थी। नहीं तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तत्काल कहा। अभी सुनने में आया है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के छात्र दीपांशु ने सुसाइड कर लिया है। क्या? कौन दीपांशु? मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। अरे आपने शायद उसे देखा भी हो, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उन्होंने शब्दों पर बल देते हुए कहा। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन सा दीपांशु? किंतु उसे हुआ क्या था? क्यों किया उसने ऐसा? मैंने कई प्रश्न नीना से कर डाले। उसके परिवार से परिचित मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी अभी फ़ोन करके मुझे बताया है। आज पेरेंट्स मीटिंग में जो कॉपियां दिखाई गई थीं, उसमें कुछ सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आए थे। उसी बात को लेकर उसके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया। सुनने में आया है कि अपने रूम में जाकर उसने, कहकर नीना चुप हो गई। उसकी बात सुनकर मैं काँप रही थी। मेरे गले से स्वर नहीं निकल पा रहे थे। न जाने क्या होता जा रहा है आजकल की जनरेशन को, नीना कहती जा रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे। मोबाइल मेरे हाथों से छूट जाएगा। नंबरों, ग्रेडिंग, परसेंटाइल का कितना प्रेशर है आजकल के बच्चों पर।
कहकर नीना चुप हो गई। मेरी ओर से कोई उत्तर ना पाकर, अच्छा रखती हूँ, फिर बात करते हैं, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं तीव्र गति से बच्चों के कक्ष की ओर दौड़ी। धीरे से किवाड़ खोलकर देखा। दोनों अपनी अपनी बेड पर गहरी निद्रा में सो रहे थे। अपने कक्ष में आकर कुछ देर तक मैं जड़वत बैठी रही। बहुत प्रयत्न कर अपने को संतुलित कर पाई। तब पश्चात मैंने गजेंद्र को फ़ोन मिलाया। अत्यंत धीमे स्वर में मैंने उन्हें इस घटना की जानकारी दी। कारण यह कि बच्चे कहीं मेरी बात न सुन ले। मुझे बच्चों को इन सब से बचाकर रखना था। मेरी बात सुनकर गजेंद्र भी अवाक रह गए। मैंने फ़ोन रख दिया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं इस घटना के बारे में सोचती रही, व्याकुल रही। यह व्याकुलता तब कुछ कम हुई जब गजेंद्र शाम को कार्यालय से घर आए। शाम का नाश्ता कराकर मैंने विप्लव व वैभवी को कुछ देर पार्क में खेल कर आने के लिए कहा। बच्चे चले गए। गजेंद्र अब तक चुप थे। आप आज नाहक ही डांट रहे थे बच्चों को। अब कभी भी पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाने या डांटने की आवश्यकता नहीं है। बातें प्रारंभ करते हुए मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने आज बड़ी भूल कर दी है विप्लव को डांटकर। गजेंद्र ने निराशा भरे स्वर में कहा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे से हमें बच्चों की रुचि व मानसिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें सही गलत को पहचानना सिखाना है। पथ उन्हें ही तय कर उस पर चलने देना है। बच्चे समझदार हैं। मेरी बातें सुनकर गजेंद्र सहमति में सिर हिलाते हुए प्रत्युत्तर में मात्र हाँ हूँ बोलते रहे। उनके चेहरे पर विप्लव को डांटने के कारण आए पश्चाताप के भाव अब तक स्पष्ट थे। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, पुरानी बातें छोड़िए। अब हमें बच्चों पर पढ़ाई और परसेंटाइल आदि का दबाव नहीं बनाना है। उन्हें खुले नभ में पक्षियों की भांति उन्मुक्त उड़ने देना है। विकास के सोपानों पर अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने देना है। हमें मार्गदर्शक व अभिभावक की भांति उनके साथ रहना है। लड़खड़ाने की स्थिति में उनका संबल बनना है, न कि उन्हें हतोत्साहित करना है। गजेंद्र मेरी बातों से सहमत थे। मैंने ड्राइंग रूम में आकर टीवी खोल दिया। मैं अपना व गजेंद्र का मन बदलना चाहती थी। मैं जानती थी कि यह इतना सरल नहीं है। समय के साथ ही यह संभव होगा। कुछ देर में बच्चे खेलकर आ गए। गजेंद्र ने दोनों को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। वे बारी बारी से विप्लव व वैभवी के सर पर हाथ फेर रहे थे। विप्लव को तो उन्होंने अपने सीने से लगा रखा था। ड्राइंग रूम का वातावरण परिवर्तित हो गया था। निराशा के छट चुके बादलों को देखकर मैं रसोई में चली गई, सबकी रुचि का खाना बनाने। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी व्यवस्था।